everyone. Am I audible to you? Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. See, yesterday we were discussing about drafting a suit under Order 37. Okay, let's proceed forth. Let's just have a quick look at the question again, so that whenever we discuss, we come to the factual paragraph, we are able to make an assessment regarding the same. So it's like ABC Company Limited, a company constituted in the Companies Act, having its registered office at New Delhi, had an agreement with Suresh Jain, resident of Delhi, for construction of a building. For Suresh, as per specification and site plan on a plot in Delhi, with material and labor charges of rupees 50 lakh. For rupees 50 lakh, an advance of rupees 20 lakh was given by Suresh to the company, and the rest of the amount was to be paid at the completion of the entire work. The work was completed within the fixed time of 1 year, and the possession was given by the company to Suresh. Suresh issued a check of rupees 30 lakhs to the company, but the check was dishonored on presentation for no funds. Draft a plaint under Order 37 for recovery. This was the question that we were discussing yesterday. We'll just go ahead and discuss it further. ठीक है, कल हमने चर्चा स्टार्ट कर दी थी कि कैसे क्या लिखना चाहिए. अब उसी को हम आगे लेकर जाएंगे आज. I'll just take you to the now. I hope now everyone amongst you have access to this file, ताकि मेरे को प्रेजेंट दोबारा ना करना पड़े. फैक्ट शीट मैंने अपलोड कर दी थी आप लोगों के उस पर भी, गूगल क्लास, तो वहाँ से आपके पास चलती है. कल हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक डिस्कस किया था कि एक पहली चीज हम असेसमेंट कैसे करते हैं, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट. ठीक है, रिपीट कर लेते हैं एक बार दोबारा. पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन के बेसिस पे हमने असेसमेंट करनी है. टेरिटोरियल पे हम उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आपको लिटिगेशन से याद रखना तो आपको दोनों एस्पेक्ट से ज्यूरिसडिक्शन डिटरमाइन करनी चाहिए, टेरिटोरियल एस्पेक्ट एज वेल एज द पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन एस्पेक्ट. देन वी राइट सूट नंबर. ठीक है, मैंने आपको उसका भी बता दिया था कि अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं ओरिजिनल साइड ज्यूरिसडिक्शन का देखेंगे तो आपको दिखेगा कि CSOS नंबर लिखा जाता है. एक बार अगर जाओ तो लिस्टिंग कैसे होती है, केस स्टेटस देखना, ऑर्डर चेक करना, जिनको वेबसाइट अच्छे से आती है कि भाई वेबसाइट पे कहाँ पर केस स्टेटस चेक होता है, कहाँ पर आई कैन सी द ऑर्डर दैट हाई कोर्ट हैज पास्ड इन डे, वो उनको ये बात अच्छे से कैटेगोरिकली समझ में आई. कोशिश किया करो कि जब भी whenever I mention it, just go and once read on your own on the website. Okay. Then after that, I did mention it to you that you have to write it like this. Order 37, as per Order 37, Rule 2, it's a mandate that under suit number we have to inscribe that it's a suit under Order 37 of Code of Civil Procedure 1908. यहाँ पर एक चीज और मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगी, जो अभी एक चर्चा उठी सेक्शन ए के साथ, तो यही होता है कि अगर ये बात भूल गए बाद में बताने से बढ़िया अभी बता दी जाए. प्रेफरेबली आपने देखा होगा कि हम जब भी ऑर्डर लिखते हैं तो हम लोग उसको नंबर्स में लिखते हैं, ऑर्डर 37 को लिखने के लिए. पर आपको पता है कि CPC में रोमन नंबर फॉलो हो रखा है व्हेन इट कम्स डाउन टू ऑर्डर्स. सो कोशिश यही किया करो जब भी ऐसा कोई आपके पास सिनेरियो आता है, कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि आप एक्ट का नाम वही लिखें, वैसे ही लिखें जैसे कि जाना जाता है, सॉरी जैसे कि एक्ट का नाम है, और रोमन नंबर है तो रोमन लिखें, कैपिटल है सो फॉर एग्जांपल आप खुद सोचेंगे कितना डिफरेंस हो सकता है. अगर मैं लिखूं 13B स्मॉल b, so someone may read it as 13 clause B of section 13. ठीक है, सबसेक्शन B of section 13 clause B जैसे भी आप बोलना चाहिए. मैं लिखूं 13 capital B, so obviously that may be a different section altogether. Please ensure कि एक्ट का नाम, एक तो नेम ऑफ द एक्ट और द स्टैट्यूट इन पिक्चर, प्लस the way you are writing the sections or the orders in picture, you should convey it in the same manner the way it is written in your act. अब सिंपल है, आपको पता है कि अगर हम बात करें CPC और CRPC की तो कहीं इसको कहते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, कई लोग कहते हैं कई लोग जो जबकि नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. इससे कुछ गलत नहीं है, ये नहीं है कि मैम क्या ये गलत हो जाएगा अगर हमने ऐसे लिख दिया तो इसमें क्या बात हो गई, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, देयर इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट कि ये गलत प्रैक्टिस होगी या सही प्रैक्टिस होगी. इट इज जस्ट दैट द बेटर वे और अ गुड ड्राफ्टमैन इज समवन हु राइट इट इन द सेम वे एज इनकॉर्पोरेटेड बाय अ लेजिस्लेचर. जैसे लेजिस्लेचर ने एक्ट का नाम जो दिया है वैसे ही लिखें, जैसे सेक्शन है वैसे ही प्रोड्यूस करें, जैसे ऑर्डर रोमन नंबर में अगर हम रोमन नंबर फॉलो कर रहे हैं तो आप रोमन में लिखें rather than following just the other. ठीक है, so it's preferable always to write it like this. Then आई एम नॉट श्योर कल कहाँ तक इस क्लास में डिस्कस हो रहा है, जहाँ तक मुझे लग रहा है यहीं तक कर पाए थे हम. देन इन द मैटर ऑफ वी गिव द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट.
ठीक है. अब when coming down to the description of the plaintiff and defendant, at that point of time when I was discussing order 6 with you, at that point of time also I mentioned it to you people that आप लोगों को अगर कभी भी ये देखना हो कि कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, तो आप अपेंडिक्स ए टाइटल ऑफ द सूट्स पे फर्स्ट टाइटल ऑफ द सूट्स उस पे जा सकते हैं, एंड देन इफ यू सी टू डिस्क्रिप्शन ऑफ पार्टीज इन पर्टिकुलर केसेस, तो आप उस पे एक बार जाकर देख सकते हैं कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डिस्क्राइब करना है, तो डिस्क्रिप्शन किस हद तक देनी होती है वैसे आप देख सकते हैं. सो मैं आपको जस्ट एक कंपनी की डिस्क्रिप्शन बता रही हूँ. इसमें लिखा हुआ था AB कंपनी लिमिटेड having its registered office act. So this is the minimum description that is required by virtue of appendix A to CPC. ठीक है, उसमें इतनी मिनिमम डिस्क्रिप्शन तो लिखी ही हुई है. मतलब अदरवाइज अगर एक सिंपल इंडिविजुअल है तो हम उसको ए son of resident of, we write it like this. Then if it's a minor, we write a minor. First we write a son of resident of, and then we write a minor, and then represented by who? His next friend, Mr. This. So this is the minimum description that is required. So same will follow in the case of a company. अगर हमें लिखना है तो हम ऐसे लिखते हैं ABC Private Limited, a company incorporated under the Companies Act, having its registered office at this place through its director. So who will be representing the company will write about it through its director Shri this. That person will be referred, they will be referred to as the plaintiff, versus then in the case that I gave it to you, मतलब जो facts मैंने आपको दिए, जो question दिया, उसके premise पर it is an individual, so we write Mr. Suresh Jain, son of resident of. अब son of resident of कैसे लिखना है वो मैंने आपको शायद इस क्लास में नहीं बताया था. अगर आप एक और सूट फॉर परमानेंट इंजंक्शन पेज नंबर 14 ऑफ योर केस फाइल, if you come to that, you will find it is written S/O/R/O. ठीक है, so son of resident of. This is the way you write it. If you want to write it completely son of resident of, you can write it like this also, but this is the way it is followed, and you have to write it like this only. Mr. Suresh Jain, son of resident of. Clear? इतना समझ में आया? So please remember, if it's a company, it will be through its director, and individual में obviously that is not required. So ये चीज याद रखनी है. प्लस अब कल एक सेक्शन बी में ये बात उठी थी और सेक्शन ए में ये बात उठी थी, as far as I can recall, कि मतलब लिखा कैसे होना चाहिए, अलाइनमेंट कैसे होना चाहिए. कोशिश करोगे कि अलाइनमेंट सारा का सारा जो हो वो सेंटर्ड हो. सो यू कैन सी इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट रोहिणी कोर्ट, दिल्ली. ठीक है, दिल्ली नहीं तो यहाँ पर आता लेफ्ट हैंड साइड पर, बट हमने सिंस सेंटर लिखा हुआ है तो सेंटर में आ रहा है. सूट नंबर हमेशा सेंटर में रहेगा, सेंटर अलाइनमेंट जो होती है. देन सूट अंडर ऑर्डर 37 ऑफ CPC आल्सो सेंट्रली अलाइन. देन इन द मैटर ऑफ इज ऑलवेज ऑन लेफ्ट. Name of the parties are starting always on the left. Plaintiff and defendant is always written on the right. ठीक है. Then versus is centered again. ऐसा नहीं है कि versus हमेशा centered में ही होना चाहिए. मैम इसको हम left पे क्यों नहीं लिख सकते, right पे नहीं लेके जा सकते, but you obviously it can be mentioned here. But this is a, like, if you look at this particular draft that is given, you'll find it's easier like to comprehend. So इसी वजह से alignment जो है आपको change होती हुई नजर आ रही है. Then suit for recovery of rupees this much, the claim part we are again writing the same in the center. पहले क्या होता था, some people used to, I'll just showcase it to you only. Give me a moment so that कहीं confusion prevail ना करे. ठीक है, आप लोगों को पता होगा ये लेफ्ट alignment is left, this is center, this is right align, and this is justified. So the text is justified. जितना भी आप टेक्स्ट लिखते हैं अदरवाइज वो जस्टिफाइड होना चाहिए. बट वेन एवर आई एम राइटिंग इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज एंड डिस्ट्रिक्ट हम छोड़ देते हैं, रोहिणी कोर्ट. ठीक है, सो ये लेफ्ट अभी के लिए जस्टिफाइड है टेक्स्ट. हमें क्या करना है, इसको सेंटर में लाना. ठीक है, सो ये टेक इट लाइक दिस. सो जब आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हैं, व्हेन यू आर राइटिंग इट, ऑब्वियसली इट्स नॉट पॉसिबल फॉर यू टू फॉलो इट टू दिस एक्सटेंट, बट जितना हद तक हो पाए
अलाइनमेंट्स को देखते हुए चलेंगे तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। सूट नंबर लिख दिया, देन वी राइट सूट अंडर, ये सारा का सारा आपको दिख रहा है सेंटर में जा रहा है। सिमिलरली जब हम इन द मैटर ऑफ लिखते हैं तो हम इसको जस्टिफाइड कर देते हैं इन द मैटर ऑफ, ठीक है। देन वी राइट लेट्स से मिस्टर ए बी, then always it will be in the next line that you are writing son of, ठीक है। then in next line resident of, ठीक है, आपने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया। एंड देन जहां पर रेजिडेंस खत्म हो रहा है, सो मे बी रेजिडेंस इज लाइक जो एड्रेस है वो बहुत बड़ा है, तो कई बार ये होता है कि आपका एट लास्ट यहाँ जाके खत्म हो रहा है न्यू दिल्ली, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम राइट साइड पर या तो टैब के थ्रू करते हैं, अब वो जिनको सेटिंग्स आती है उस हिसाब से होगा, वी मेंशन इट आगे समझ, या अगर आप चाहें तो इसको कैपिटल्स में भी लिख सकते हैं। तब आगे समझ क्लियर हुआ। तो जो लास्ट लाइन होती है उसके सामने प्लेंटिव लिखा जाता है, देन ऑब्वियसली आफ्टर दिस वी आर अगेन सेइंग दैट द वर्सेस शुड ऑलवेज बी सेंटर्ड, तो ऐसे कर दो। नहीं तो आपको कई केसेस में दिखेगा कि जो एडवोकेट होता है उन्होंने ऐसे भी लिखा हुआ होता है, दैट अगेन वैरी, बट प्रेफरेबली अगर आप देखोगे कि किस तरीके से अच्छा लगता है वो आपको अपने आप दिख जाएगा कि इफ यू राइट इट इन दिस मैनर, इफ यू लाइन इट इन द सेंटर, इट वुड ऑलवेज बी बेटर, ठीक है। इसके लिए कोई रूल्स नहीं है एज सच, बस यही है कि प्रैक्टिस के थ्रू बन जाते हैं रूल्स और वही फॉलो होते हुए आ रहे हैं। इतना समझ में आ गया? कोई क्वेश्चन यहाँ तक? कोई क्वेश्चन? अब बोल्ड है मैम, टेक्स्ट में बोल्ड लिखा हुआ है, ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, उस पर आप चिंता मत करो। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपने केस मैट पे वापस लेकर आई मैं आपको, अगर आप देख रहे हो इन द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज दिस सूट नंबर दिस इन द मैटर ऑफ इज इन बोल्ड एंड देन द क्लेम पार्ट इज इन बोल्ड, तो ऐसा कोई मैंडेट नहीं हो जाता कि आपको बोल्ड में ही लिखना है। मैम, हाँ, कैन आई से समझ? या प्लीज। मैम, दिल्ली हाई कोर्ट में जब जैसे हम कोई भी पेटिशन वगैरह लगाते हैं ना, तो उन्होंने पहले से एक प्रोसीजर बना रखा है पूरा कि अलाइनमेंट कितना होगा, फॉन्ट कितना होगा, पेपर साइज कितना होगा। वो रूल्स पे दिल्ली हाई कोर्ट के रूल्स में अगर आप देखो, वही मैंने आपको बताया था ये बात कि जब तक पॉसिबल हो पा रहा है, इसमें हमारे को बताया था कि हर कोर्ट का अलग होता है, अलाइनमेंट होता है, कोई रीजन ऐसा नहीं है, आपने बताया हमें सब पहले। हाँ, पर मैं दोबारा से सिंस एक क्वेरी आई है तो एक बार उसको एड्रेस जरूर कर देते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं, और मैं इस बात को दोबारा से रिपीट करना चाहूंगी यहाँ पर कि जब आप दिल्ली हाई कोर्ट में फाइलिंग करते हैं ना तो रजिस्ट्री के पास जाती है, और सुरेंद्र आपने काम करा हुआ तो शायद आपको ये चीज पता भी होगी, अगर आपने इंटर्नशिप के दौरान या आपने खुद काम जो भी किया हुआ उस हिसाब से आपको पता होगी कि वहां पर ऑब्जेक्शन आते हैं, तो अगर आपने वो काम नहीं किया तो रजिस्ट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, लिस्टिंग नहीं होगी। सिमिलरली सुप्रीम कोर्ट में अगर हम फाइलिंग पे जाते हैं तो अगर हमने फाइलिंग अप्रोप्रिएट तरीके से नहीं की है, अगर जो लाइन स्पेसिंग उन्होंने बोली हमने वो फॉलो नहीं किया, मार्जिन है वो फॉलो नहीं किया, पेज जो एक पहले A3 और सॉरी लीगल पेजेस और A4 के ऊपर भी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी, वो फॉलो नहीं किया तो ऑब्जेक्शन लगा देते थे। बट जब मैं हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऐसे कोई रूल्स सच में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप देखेंगे प्रैक्टिस जो चली आ रही है वो चली ही आ रही है। जो आपने ये बात बोली है सेंटर अलाइनमेंट ऐसी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए, जो मेजर जो चीजें आप देखोगे जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उठाता है कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो होती है लाइन स्पेसिंग में, क्योंकि उनके हिसाब से भाई अगर देयर नो लाइन स्पेसिंग तो भाई जजेस पढ़ेंगे कैसे, तो कहीं पर 1.5 लेते हैं, कहीं पर 2 होती है, सो दैट वैरीज एज पर द कोर्ट इन विच यू आर ड्राफ्टिंग, एंड फॉर दैट you should always pick up Delhi High Court rules, Supreme Court rules. Accordingly, you should look at it and then draft. But otherwise, मैंने इनिशियली स्टूडेंट्स को बताया था कि टेक्स्ट हमेशा आपका होना चाहिए एक तरह से टाइम्स न्यू रोमन या टाइम्स फैमिली से होना चाहिए, बिकॉज वो फॉर्मल टेक्स्ट माना जाता है, ठीक है। आपकी जो स्पेसिंग 1.5 होती वो होनी ही चाहिए लाइन स्पेसिंग की, जब तक हम बात कर रहे हैं वो जितने आप तक हो पाए उसको 1.5 रखेंगे। और टेक्स्ट का जो टेक्स्ट होता है उसका अगर फॉन्ट साइज की बात करें तो मैंने बताया था कि इट्स प्रेफरेबल टू हैव अ फॉन्ट साइज ऑफ 12, ठीक है। सो इट कैन वैरी, एंड आपको दिखेगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में तो मैंने देखा हुआ फॉन्ट जो फॉन्ट है दे आर यूजिंग द फॉन्ट टाइप टू बी बुकमैन ओल्ड स्टाइल है जो उसको यूज कर रहे होते हैं,
ठीक है। फिर अगर मैं साइज की बात करूं, फॉन्ट साइज की, तो कई लोग 11 लिखते हैं, कई लोग 11 में करते हैं, कई लोग 10 में फाइल कर देते हैं, कई 12 में करते हैं, कई लोग आधा 14 में होता है और आधा 12 में होता है। तो ये जो रूल्स हैं ये एक कोर्ट ने बना रखे हैं और उस कोर्ट में जब फाइलिंग होती है तो वो मैटर करता है। बट उसके बियॉन्ड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपको नहीं दिखेगा कि इतना ज्यादा रूल्स ये जो है वो फॉलो होते हैं। पर आपने बिल्कुल सही बात उठाई है कि लाइन स्पेसिंग, बट आपको कहीं पर भी लेफ्ट अलाइन राइट अलाइन ये नहीं मिलेगा। आप दिल्ली हाईकोर्ट रूल्स उठा लो, अगर आपको ऐसा कोई एस्पेक्ट मिल जाए कि जहां पर ये स्पेसिफिकली कितने हद तक लिखे हो रूल्स में कि भाई जो ये टेक्स्ट होना है, ये जो टेक्स्ट होना चाहिए ये सेंटर्ड होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो लेफ्ट पे होना चाहिए, ये जो होना चाहिए वो राइट पर होना चाहिए, इतने रूल्स मैंने नहीं पढ़े एंड आई एम ऑल्सो श्योर अबाउट इट दिल्ली हाईकोर्ट रूल्स में इस एक्सटेंट तक नहीं लिखा होगा। बट हाँ, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मैं आपको एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगी। हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रीडिंग्स पढ़ेंगे तब मैं आपको दिखाऊंगी भी। वहां पर जब हम सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग करते हैं ना तो वहां पर थोड़ी सी अलग तरीके से फाइलिंग होती है, ठीक है। और उसमें जो हम पार्टीज का जब नाम लिखते हैं स्पेसिफिकली, जब हम कोई भी कोर्ट के सामने कोई वी आर गोइंग एंड फाइलिंग SLP या फिर हम क्यूरेटिव पिटिशन फाइल करते हैं या अदरवाइज ऑल्सो, तो उसके फॉर्मेट दिए हुए हैं और वो फॉर्मेट सुप्रीम कोर्ट रूल्स में मेंशन है। तो हम पार्टीज की डिस्क्रिप्शन उसमें हम वर्सेस ना लिखकर हम पूरा का पूरा मैं आपको दिखाई देती हूँ एक सेकंड को। मैम मैंने एक चीज नोटिस करी है जो आपने हमें बताया था कि जो शोएट्स लिखते हैं वो डेड लैंग्वेज है बेसिकली, बट वो नॉर्म फॉलो होता है। तो यहाँ पे शोएट्स की जगह मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेजेंटेड या कुछ और लिख सकते हैं ना? मैं आ रही हूँ उस पे, अभी मैंने वो चीज डिस्कस नहीं की तो मैं उस पे भी आ रही हूँ, चिंता मत कर, मैं ये सारी चीजें बताऊंगी आज। ये देखो यहाँ दिख रहा है SLP सिविल, आपके उस पे दिख रही होगी आप लोगों को स्क्रीन पे। अब देखो इसमें पूरा का पूरा आपको पैटर्न दिखेगा कि हमारा अलग है। हमने यहाँ पर वर्सेस नहीं है, हमने लिखा है बिटवीन पोजीशन ऑफ द पार्टीज इन द हाई कोर्ट एंड इन दिस कोर्ट। आउटकम कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में लिखा हुआ है कि जो SLP ड्राफ्टिंग होती है उसमें जो पार्टीज की डिस्क्रिप्शन होती है तो आपको ये बताना होता है कि उनकी पोजीशन हाई कोर्ट के सामने क्या थी और इस कोर्ट के सामने ईदर दे आर पिटिशनर और रिस्पोंडेंट। सो कई बार ये भी हो सकता है इन द हाई कोर्ट द पर्सन वाज अ रिस्पोंडेंट बट इन दिस कोर्ट द पर्सन इज अ पिटिशनर। सो ये सारा का सारा लिखा होना चाहिए और ये कहाँ से निकल कर आ रहा है, ये सुप्रीम कोर्ट रूल से आ रहा है। तो इसीलिए जहां पर रूल्स मेरे को लगेगा कि मैंडेटरी है आपको पढ़ाऊंगी मैं, वो जहां पर मुझे पता है कि रूल्स में इतना इन डिटेल नहीं लिखा हुआ तो वहां पर जो प्रैक्टिस फॉलो होती है मैं उसी हिसाब से आपको बता रही हूँ। सुरेंद्र, इफ यू कम अक्रॉस द रूल्स इन दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स जहां पर लिखा हुआ है कि जब सूट फाइलिंग होती है उसमें अलाइनमेंट इस हद तक होनी चाहिए, देन आई वुड लाइक टू रीड दोस रूल्स बिकॉज मेरी नॉलेज में नहीं है। सो आई कैन प्लीड इग्नोरेंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बट मेरे को जहां तक लग रहा है जिस हद तक मैंने रूल्स पढ़े हुए हैं मुझे ये पता है कि इतने हद तक तो इवन सुप्रीम कोर्ट रूल्स में भी नहीं लिखा कि अलाइनमेंट कहाँ पर होनी चाहिए, टेक्स्ट जस्टिफाइड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हाँ, स्पेसिंग की जरूर बात हो रखी है। पहले लीगल पेपर और A4 पे जो पूरा तमाशा चल रहा था उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं वो भी कंट्रोवर्सी सेटल डाउन कर दिया। मैंने शायद आपको एक रीडिंग भेजी थी, ठीक है। सो वो सब चीजें मैंने इसीलिए पहले ही आप लोगों को बता दी थी कि स्पेसिंग 1.5 रखिएगा और टेक्स्ट जो है वो एक फॉर्मल टेक्स्ट में लिखना है तो कोशिश करें कि टाइम्स फॉन्ट के जितने भी टाइम्स के फॉन्ट हैं उन्हीं को, टाइम्स फैमिली के जो फॉन्ट है उन्हीं को यूज करें, वो जरूर है। बट इतने हद तक मैंने नहीं पढ़ा। Anyone who's aware about it? हाँ मैम, alignment is required because they scan the documents. That's why alignment left margin and right margin is required. I don't know if it is written in Delhi rules or not. Boss, Surinder, one thing I would like to clear है, margin is a different thing. कि margin कितनी रखनी चाहिए, कि at top कितना होना चाहिए, bottom कितना होना चाहिए, left और right कितना होना चाहिए. That is one thing. Alignment in a sense, what I am trying to convey to you. Let's say if someone put this in the court of district judge, district Rohini court Delhi, if they justify the text, जो ये Delhi appear हो रहा है ना, ये यहाँ पर appear हो रहा है, ठीक है, it will be appeared on the left side. ये हमने उसको सेंटर रखा हुआ है इसीलिए दिल्ली यहाँ appear। तो कई बार आपको पता है कि जब हम कोर्ट के बारे में लिख रहे हैं तो जैसे अब आगे चलकर आपको इंटरिम एप्लीकेशन फाइल करते हैं और आपको पता है कि किस कोर्ट के सामने सूट फाइल हो रखा है, तो हम कई बार आपको ये दिखेगा हम ये भी लिखते हैं द कोर्ट ऑफ श्री, नेम ऑफ द जज, लर्नेड एडिशनल सेशन जज या ऑनरेबल एडिशनल, वैसे लर्नेड ही लिखते हैं यूजुअली, ऑनरेबल वी डोंट अटैच डिस्ट्रिक्ट जजेस, बट नहीं करना भी चाहिए, ऐसा कुछ उसमें गलत नहीं है। सो ऑनरेबल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, देन वी राइट डिस्ट्रिक्ट रोहिणी कोर्ट न्यू दिल्ली। तो आपको पता है वो एक लाइन में पूरा नहीं आएगा, वो सेकंड में जाएगा ही जाएगा। अब सेंटर अप्रोच रखेंगे तो जो बचेगा वो टेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो लेफ्ट में अपीयर होगा।
इस हद तक अलाइनमेंट के बारे में कहीं नहीं बोला गया। मार्जिन की जो आपने बात करी, मार्जिन तो यहाँ पर होती है कितना मार्जिन रखना है, लेफ्ट कितना होना चाहिए, राइट कितना होना चाहिए, और हमेशा लोग लेफ्ट में मार्जिन ज्यादा रखते हैं कंपैरेटिवली। उसका रीजन यही है कि जब पूरी की पूरी फाइल को हम बाइंड करते हैं या फिर हम उस पर थ्रेड टाई कर रहे हैं या जिस तरीके से भी कर रहे हैं, तो आपको पता है कि कुछ ना कुछ टेक्स्ट जो है वो छुप सकता है। तो इसीलिए उसको करने के लिए मार्जिन अलग चीज है, बट मैं अलाइनमेंट की बात कर रही थी कि ये सेंटर्ड रखना है या इसको लेफ्ट में ले जाएं या राइट में होना चाहिए, इस बारे में कोई चर्चा नहीं। यस मैम, इस बारे में नहीं है मैम, वैसे है कि लेफ्ट का मार्जिन और राइट मार्जिन। ये बिल्कुल आपने सही बात बोली, और उसका रीजन ये है कि आजकल स्कैनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज टू हैपन, तब से थोड़े से वो लोग ज्यादा इस बारे में बात करते हैं। और दूसरी चीज ये भी मैं बताना चाहूंगी कि स्पेसिफिकली जो इशू आता है वो आता है स्पेसिंग का, लाइन स्पेसिंग का, बिकॉज यूजुअली दे से दैट अगर लाइन स्पेसिंग बिल्कुल भी नहीं होगी तो जजेस के लिए पढ़ना मुश्किल होता है। और आप लोग भी खुद ब खुद ये समझेंगे कि हमेशा अगर लाइन स्पेसिंग 1.5 रखेंगे, it's a readable document. If I remove the line spacing, for me also it gets a little difficult to read the document. ठीक है, सो ये चीजें हैं, दिस आई अग्री विद, बट नॉट इन रिलेशन टू अलाइनमेंट, इतना डिटेलिंग नहीं होगा। बट हम ये क्यों करते हैं, मैं उसके बारे में आपको बताना चाह रही थी। इसीलिए करते हैं, एक तो इट लुक्स नाइस, इट इज मच मोर इजीली कॉम्प्रिहेंसिबल, और आपको दिखेगा कि हर चीज में डिस्टिंक्शन हम कर पा रहे हैं। पहले हमने नेम ऑफ द जज, we write the court name and then we wrote the suit number, and then in the matter of, and then we give the description of plaintiff and defendant, and then in again bold we are writing the claim part, and then most respectfully sure we are starting off with the body of the claim. So this is how it should be. But again I'm repeating, there is no such rules कि भाई इसको सेंटर्ड रखना है, इसको जस्टिफाइड रखना है, इसको किस तरीके से रखना है। ये सब वैरी करेगा द चेंबर इन विच यू आर प्रैक्टिसिंग। क्लियर? यस मैम, मैम कल क्लास में मैं देखता हूँ मेरे पे अगर पढ़ा हुआ तो उनका रजिस्ट्री का पूरा वो है, जब वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं ना मैम, लगाते हैं, हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मैं ट्राई करता हूँ ढूंढने की और शेयर करूंगा। बिल्कुल, क्योंकि ऑब्जेक्शन अगर आप लोगों के पास हो, किसी के पास भी, तो जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको खुद बता रही हूँ, एक स्टूडेंट था, LC2 का स्टूडेंट था, वो मेरे पास आया, वो कह रहा है मैम एक्चुअली ना मैंने क्या किया कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स जो मेरे को सबमिट करने थे ना, मैंने उनको लीगल पेपर पे फोटोकॉपी करवा के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हाई कोर्ट में। अब रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन उठा रही है क्योंकि इसको A4 में करोगे, बाकी आपको जो प्लीडिंग है वो लीगल में करोगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि अब वो कह रहे हैं कि मैं इसको जस्टिफाई कैसे करूं। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द पर्सन वाज ट्राइंग टू फाइल a petition before high court at the time when he was a student, not when he passed out or when he was enrolled as an advocate. So अब उसका क्वेरी यही थी कि ये कहाँ लिखा है। So मैंने यही बात बोली कि आप दिल्ली हाई कोर्ट रूल्स पढ़ें, रूल्स में अगर ये प्रिस्क्राइब है कि आपको किस फॉर्म में क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, then you are bound to follow it. अगर रूल्स में प्रिस्क्राइब नहीं है then obviously you can challenge it before that. अब अगर अलाइनमेंट फॉर एग्जांपल लेट्स से अलाइनमेंट मेंशन है, तो अगर रजिस्ट्री ऑब्जेक्शन उठाती है, वी आर बाउंड टू फॉलो इट। अगर मार्जिन वगैरह का हमें नहीं लिखा हुआ है, कुछ भी as such is not mentioned, then obviously as an advocate don't you think you have to ask the registry on what basis and what premise they are raising that objection. Premise can be sir हमारे लिए difficult हो जाएगा, हम जो स्कैन करेंगे, this can be a premise, well taken a premise कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि it's a practice, but till the time it is not written in the rules, think it on your own, this particular thing, how difficult it is for a person to follow that practice which is not written. Because जब आप एंटर कर रहे हैं और आप पहली बार कुछ खुद फाइल करना चाह रहे हैं और रूल्स आपने पूरे के पूरे पढ़ लिए और आपको पता ही नहीं कि रूल्स में ऐसा कुछ मेंशन है, ठीक है, या आप सॉरी रूल्स में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है बट इट इज फॉलोड एज अ प्रैक्टिस, ऑब्वियसली फिर वो डेवलप करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। सो इस वजह से जब इनिशियली फाइल करते हैं तो ऑब्जेक्शन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में बहुत आते हुए नजर आएंगे। बट इसीलिए मैंने आपको उस दिन भी बोला था, जिस भी हाई कोर्ट के सामने प्रैक्टिस करें, जिस भी हाई कोर्ट के सामने फाइल करें, उनके रूल्स उठाकर एक बार देख ले दैट व्हाट आर द रूल्स दैट यू आर बाउंड टू फॉलो। एंड सुप्रीम कोर्ट रूल्स में ये चीज मेंशन्ड है, मैं उस बारे में चर्चा भी करती हूँ जब आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्लेम फाइल करनी होती है वो समझाती हूँ। उसमें ये मेंशन है कि कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए, क्या कहते हैं, और टेक्स्ट का फॉन्ट क्या होना चाहिए, वो सब उसमें मेंशन है, तो उस बारे में मैं दोबारा चर्चा करूँगी। बट एज आई टोल्ड यू, प्रैक्टिस इज फॉलो अ टेक्स्ट फॉन्ट साइज टू बी 12। फॉन्ट की अगर हम बात करें तो फॉन्ट शुड बी फ्रॉम टाइम्स फैमिली, देन लाइन स्पेसिंग की बात करें तो इट शुड बी मिनिमम ऑफ 1.5। ठीक है, क्लियर? बाकी ये सब सेंटर्ड अलाइन कैसे होना चाहिए या आप अपने आप कुछ भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, इस बारे में मेरे ख्याल से कोई चर्चा
आगे बात समझ, आगे बढ़े. Now, after this we have to write the claim part. Suit for recovery of rupees this much under order 37 of Code of Civil Procedure 1908. Clear? इसमें मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगी. क्लेम जो हम इसको, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्लेम इज डिवाइडेड इनटू 3 parts. First is your title, second is your claim, and third is your body of the claim. So जब हम claim की बात करते हैं, तो जो हम claim मांगते हैं ना, वो हमारा reflect upon होना चाहिए from the prayer. जो आपकी prayer होगी वही कहीं ना कहीं आपका claim part बनेगा, ठीक है, कि आप prayer में क्या मांग रहे हो उसी हिसाब से. So इसीलिए आपको practice में दिखेगा कि some lawyers prefer to write suit for recovery of rupees this much along with interest at the rate of whatever rate is. So let's say there was a written agreement in picture, written contract था, उसमें rate लिखा हुआ है that in case of any default on part of any of the party, the interest rate would be 18% or let's say 20% or 22%, whatsoever it is written. Then what we do is we write suit for recovery of rupees this much along with interest at the rate of 18% per annum under order 37 of Code of Civil Procedure 1908. ठीक है. आपके केस में ये मेंशन नहीं है, बट मैंने ये इसलिए मेंशन करना जरूरी समझा. लिटिगेशन में प्रेफरेबली विल फाइंड लॉयर्स दे आर सीकिंग इंटरेस्ट इन द प्रेयर, दे यूजुअली मेंशन द सेम इन द क्लेम पार्ट आल्सो. ठीक है, इतना समझ में आया. दूसरी चीज, सिंस इट्स अ रिकवरी सूट, ऑर्डर 37 से हमें ये तो पता लग गया इट विल बी अ सूट बेस्ड ऑन money because either it's a debt, it's a liquidated amount, or it is premised on bill of exchange, promissory note or honey. ठीक है. So इस एस्पेक्ट से ये क्लैरिफाई है कि कोई ना कोई अमाउंट सिस्टम में जरूर आएगा. और हमने रूल पढ़ा है, अगर हम कोर्ट रूल उठाएं रीडिंग्स का, कंसाइज, प्रिसाइज एंड सर्टेन, उसमें हमने पढ़ा था that order 6 rule 2 specifically points it out that all the sums needs to be mentioned in the figures as well as in words. So ये चीज याद रखनी है यहाँ पर. It will always be for recovery of rupees and then you say about the money and then you write the same in words under order 37 of the Code of Civil Procedure. So at present अगर जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उसके बारे में बात करें, so it will be suit for recovery of rupees 30 lakhs under order 37 of the Code of Civil Procedure 1908. In practice, it will always be preferable if you mention suit for recovery of rupees 30 lakhs along with interest at the rate of 18% or whatsoever percent this is being finalized, along with interest at the rate of 18% per annum under order 37 of the Code of Civil Procedure 1908. इतना समझ में आया? क्लेम पार्ट के बारे में समझ में आ गया? Any question till this? Then I'll proceed forward. प्रेफरेबली ये भी हम लोग इसको आप देखोगे कि हमेशा ये बोल्ड में होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और कई लोग तो इसको अंडरलाइन भी करते हैं. वही है, प्रैक्टिस वैरी करेगी. आप लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, अगर आपको हैंड रिटन देना है तो हैंड रिटन आपको पता है कि आप इसको किसी भी, आप कैपिटल लेटर्स में लिख सकते हो, अल्फाबेटिकल कैपिटल्स हो सकते हैं, बट आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं. अंडरलाइन करना चाहो कर दो, नहीं करना चाहते मत करो. इन चीजों से रिलेटेड कोई मार्क्स अटैच नहीं, बट कोशिश ये हमेशा होनी चाहिए कि जैसे इसमें दिया हुआ है इसी तरीके से लिखा जाता है. These things are always written usually written in capital letters. Similarly, plaintiff and defendant are always usually written in capital, and similarly the claim part is also written in the capital. Clear? Ma'am. हाँ. Ma'am, the claim part, the rupee mentioned is written in the word. So in case of if we are writing it along with the interest 18%, so ma'am the 18% should also be written in words. हाँ, कोशिश होनी चाहिए कि लिखें उसको, पर आप देखेंगे कि लॉयर्स यूजुअली व्हाट दे डू इज कि वो सिर्फ अमाउंट को लिख देते हैं वर्ड्स में, बट रूल ये कहता है कि कोई भी नंबर हो, कोई भी किसी भी तरीके का सम हो, आप इसको फिगर्स और वर्ड्स दोनों में लिखेंगे. तो अगर मेरे को रूल फॉलो करना है तो मैं तो दोनों में ही लिखूंगी. आई विल बी राइटिंग. ठीक है. एनीथिंग एल्स टू दिस? चलिए अब चलते हैं बॉडी ऑफ द प्लेन पे. वी स्टार्ट विद द बॉडी ऑफ द प्लेन. First thing is that we write most respectfully submit Shoaib. As I told you initially when we were discussing about the rules, drafting rules, I did tell you that आज की डेट में we are shifting to use of a plain English language rather than following legalese. और तब मैंने आपसे पूछा था कि कोई मेरे को बताएगा कि हम आप सबने देखा होगा कि most respectfully Shoaib लिखा जाता है, तो ये Shoaib का मीनिंग क्या है?
बहुत डिफिकल्ट है इस चीज को आंसर करना कि एग्जैक्टली शो एज अ वर्ड व्हाट डज इट मीन. शो एज बेसिकली मीन्स टू शो. ये एक बार क्वेश्चन उठाया था एक स्टूडेंट ने कि मैम जिनको हिंदी में लिखना होता है उन लोगों को हर एक अगर कोई वर्ड होता है जहाँ पर वो फंसते हैं तो वो हमेशा ये पूछते हैं कि मीनिंग बता दीजिए मैम सो दैट इट्स इजी फॉर अस टू राइट द पेपर इन हिंदी. सो हम एज अ टीचर ऑब्वियसली एक ऑब्लिगेशन है कि हर एक स्टूडेंट बिकॉज देन यूनिवर्सिटी परमिट कर रही है कि आप हिंदी में अटेम्प्ट कर सकते हैं पेपर, तो उन स्टूडेंट्स को जितना हेल्प हम कर पाए करें. सो तब एक क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि शोएब का मीनिंग क्या है, तो मैंने कन्वे किया. तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आल्सो द स्टूडेंट आस्क्ड मी दैट व्हाई वी राइट शोएब मैम, व्हाई कांट वी सिंपली से मोस्ट रिस्पेक्टफुली showed or most respectfully submitted, more as Harshit pointed out, most respectfully presented. So ये एक क्वेरी जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उठी, इसका कोई आंसर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता कि हम शोएब क्यों लिखते हैं. इसीलिए सुरेंद्र, यू वांट टू से एनीथिंग? To show humbly, to establish, to prove. Okay. Shoet basically means to show humbly, to establish, to prove. But my question to you is, why can't we simply write already? अगर मैं आपकी बात पे जाऊं सुरेंद्र, आपने बोला कि shoet mean to show humbly. I am already writing most respectfully shoet. ठीक है? So respectfully, humbly तो already word आ चुका है. Then why to use the term shoet? Is there any such term existing? So again, it's a matter of practice that for long this particular practice has been followed, and therefore we are also following this. Surendra, if I ask you a question that let's say rather than writing most respectfully shoet, I write most respectfully submitted, will it change anything? नो मैम, बट मैम हम वहाँ पे टू शो हम्बली की जगह हम ये भी तो कह सकते हैं टू एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं हम, बिकॉज देयर एस्टेब्लिश या हम कुछ टू अपना सबमिशन देना चाह रहे हैं. सबमिटेड भी लिखते हैं मैम कई जगह पे. हाँ, तो सबमिटेड की वजह से शोएत एक मतलब वर्ड थोड़ा अच्छा लगता है, इस वजह से अच्छा लगता है. वही क्वेश्चन यही होता है ना कि अच्छा आपको तो लग रहा है क्योंकि आपको इसका मीनिंग समझ में आ रहा है, since you are a law student. But what about others, those who don't get the meaning of the term shoet? कि भाई इसका exactly meaning होता क्या है, इसको क्यों लिखने की जरूरत है? Why can't we simply write most respectfully submitted? And therefore you rightly pointed out that there is a change that you will find in lawyers. आज की डेट में lawyers क्या करने लग गए हैं? They have started writing it most respectfully submitted. Okay, the plaintiff most respectfully submits before the court, the plaintiff most respectfully submit, or they simply write most respectfully submitted rather than using the term shoet. So जैसे आपने कहा कि एक वर्ड है जो अच्छा लग रहा है, तो पर हम उस अच्छे लगने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, rather than using plain English language, we are somewhere or the other using showy words in our reading. ये शायद आपने I can't recall whether you attended my initial classes of drafting or not. But at that point of time, I clarified this that अगर हम पूरा का पूरा legal regime की बात करते हैं, चाहे आप legislative drafting की बात करें या drafting before the courts or the otherwise drafting as well. आज की डेट में एक मूवमेंट है कि भाई हर चीज जो हम लीगली आप कहते हो कि भाई लीगल लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये आपने कंट्रोवर्सी आर्ग्यूमेंट्स या डिबेट सुने भी होंगे जहाँ पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि लेजिस्लेचर्स के बारे में ये कहा जाता है कि वो जानकर लेजिस्लेशन को इस तरीके से ड्राफ्ट करते हैं दैट अ लेमैन कैन नॉट अंडरस्टैंड. ठीक है, उसमें रोल किसका आ जाता है फिर जुडिशरी का, जहाँ पर इंटरप्रिटेशन का मौका मिल जाता है उन लोगों को, एंड लॉयर्स का जहाँ पर आर्गुमेंट का मौका मिलता है दैट इट शुड बी इंटरप्रेटेड इन दिस मैनर, इट शुड बी इंटरप्रेटेड इन दैट मैनर. इसी वजह से बट एट लास्ट लॉ बना किसके लिए, फॉर द लेमैन टू अंडरस्टैंड इट एंड देयरफॉर टू ओबे द सेम. फॉर ओबेइंग दैट दे नीड टू अंडरस्टैंड इट कि एग्जैक्टली लिखा क्या है. तो तब से एक चर्चा जो छिड़ी हुई है वो यही है कि we should start using plain English language whenever we talk about legislative drafting, and the same way it is also somewhere or the other talked about that whenever you are submitting anything before the court, it's the person who has to put his signature on this. So आपको पता है verify कौन करेगा, आपका client. Signature reading पर कौन कर रहा है, client भी कर रहा है, advocate भी कर रहा है, but client also understand everything and then put his signature on this. Therefore everyone therefore there is this argument which is put forth that it's preferable to write it in plain English language rather than using various showy words. ठीक है, सो आपने कहा शोएट वर्ड अच्छा लग रहा है, बट मेरा क्वेश्चन यही है कि अगर हम इसको मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड कर दें तो उससे कुछ भी उसका कॉन्टेक्स्ट कुछ चेंज नहीं हो रहा, मीनिंग सेम ही कन्वे हो रहा है. इसीलिए आजकल बहुत सारे लॉयर्स इसको मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड लिखते हैं रादर देन शोएट.
It's upon you. I leave it upon you all to see to it जो आपका मन हो, जिस चेंबर में आप प्रैक्टिस करते हैं, जो वहाँ प्रैक्टिस है आप वो फॉलो करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि मैं लीगली अवॉइड कर बेटर इफ आई गो टू इफ आई स्टार्ट यूजिंग प्लेन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू कैन यूज दैट. तो इसीलिए मैंने तब भी आपको बताया था कि आपके ड्राफ्टिंग का केस मैट में आपको यही दिखेगा कि हमने बहुत सारी लीगली यूज कर रखी है, बिकॉज हम आपको एक तरह से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी तो बताना चाह रहे हैं कि प्रैक्टिकली कैसे होता है. तो इसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि या शोएस लिख दो या सबमिटेड लिख दो, या फिर some people write it like this, the plaintiff most respectfully submits. आप वैसे भी लिख सकते हो, the plaintiff most humbly submits before the court, वैसे भी लिख सकते हो. Every whatever way you write is the right way to write this. ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ सही है या कुछ गलत है. It's a preference of a particular lawyer the way they want to write. Clear? यहाँ तक समझ में आ गया? चलें अब आगे बढ़े. अब हम बढ़ते हैं बॉडी ऑफ द प्लेंट पर. ठीक है, यहाँ से आपकी बॉडी ऑफ द प्लेंट स्टार्ट हुई. अब फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ इज ऑलवेज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. फर्स्ट एंड सेकंड पैराग्राफ इज ऑलवेज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. फर्स्ट पैराग्राफ you introduce the plaintiff. In second paragraph you introduce the defendant. Follow this as a rule in civil pleading specifically. First paragraph you always introduce the plaintiff and second paragraph you always introduce the defendant. अगर आप लोगों को याद हो, जब हम लोगों ने फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्लीडिंग पढ़ा था, तब मैंने आप लोगों को ये बात कन्वे दी थी कि हमें दो उसमें मटेरियल फैक्ट स्टेट करने होते हैं, बट इसका एक एक्सेप्शन है मैटर ऑफ इंड्यूसमेंट, जिसमें हम इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स को लिखते हैं. ठीक है, वी डू राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ्स. सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप प्लेंटिफ को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड देन यू इंट्रोड्यूस द डिफेंडेंट. अगर हम आपके केस मटेरियल की बात करते हैं, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में प्लेंटिफ को इंट्रोड्यूस किया गया, थर्ड पैराग्राफ में डिफेंडेंट को इंट्रोड्यूस किया गया. मेरा सजेशन हमेशा ये होता है, एज आई टोल्ड यू, that एक बेसिक रूल अगेन ऑफ प्लीडिंग इज वन सिंगल एलिगेशन. जैसे हमने बोला था, एलिगेशन को हम फैक्ट भी कंसिडर कर सकते हैं. सो वन सिंगल फैक्ट टू बी स्टेटेड इन वन सिंगल पैराग्राफ. सो इट्स प्रेफरेबल कि आप प्लेंटिफ का इंट्रोडक्शन जो है वो एक पैराग्राफ में वाइंड अप कर दें एंड सेकंड पैराग्राफ में आप वाइंड अप कर दें डिफेंडेंट का इंट्रोडक्शन. इसमें कोई सही प्रैक्टिस गलत प्रैक्टिस नहीं है. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको बेटर तरीके से याद रहेगा कि मुझे पैराग्राफ में क्या लिखना है. अगर litigation point of view से भी देखें तो it's always preferable that you keep it in your mind that I have to start my body of the plaint in this manner. So it's always preferable to just wind up in one single paragraph the introduction of the plaintiff, and in second paragraph you introduce the defendant. These are like, again, this is followed as a matter of practice. Now let's read it out. First, what is written in your case material, then I'll tell you how you can simplify it further and what all other things you can keep in your mind while introducing the plaintiff. So it says that the plaintiff is a company constituted under the Companies Act having its registered office at this. Mr. P, Executive Director of the plaintiff, is a duly constituted attorney of the plaintiff and is authorized and competent to sign and verify the plaint vakalanama, etc., and to institute this suit on behalf of the plaintiff. In second paragraph, it is written that the plaintiff carries on the business of construction, engineering, and designing. The plaintiff is a builder of international repute and has earned a big name in its business. See, this is basically the introduction. अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ, कुछ अननेसेसरी डिटेलिंग को मिस अपॉन करना चाहूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ. लिसन टू मी केयरफुली. ठीक है, हाउ यू कैन गो अबाउट राइटिंग. आई कैन सिंपली से दैट द प्लेंटिफ इज अ कंपनी. मैंने वर्ड ऊपर यूज करा इनकॉर्पोरेटेड, सो आई विल प्रेफर टू यूज द सेम वर्ड. इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट हैविंग इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट दिस एंड carries on the business of construction, engineering and design. ठीक है, मैंने बिजनेस भी वहीं पर बता दिया कि वो किस तरह का कंपनी किस तरह का बिजनेस करती है. आप चाहें तो सेकंड में भी लेकर जा सकते हैं. आई इंटेंड टू वाइंड अप इन फर्स्ट पैराग्राफ. देन आई विल टेल कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय मिस्टर पी या श्री, जो भी आप यहाँ पे नाम लिखेंगे उसी तरह से. श्री दिस एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द प्लेंटिफ इज ऑथराइज्ड अटर्नी ऑफ द प्लेंटिफ. ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड अटर्नी लिखना है, ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड अटर्नी लिख लो. ऑथराइज लिखना है, ऑथराइज लिख लो. जिस तरीके से जो वर्ड आपको प्रेफरेबल लगता है आप उस तरीके से लिख सकते हो. आई विल से दैट मिस्टर पी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ अ प्लेंटिफ, इज एन ऑथराइज्ड अटर्नी ऑफ द प्लेंटिफ. ठीक है, एंड इज ऑथराइज्ड, या आई विल से इज द अटर्नी ऑफ द प्लेंटिफ एंड इज ऑथराइज्ड टू इंस्टीट्यूट दिस सूट ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ. फुल स्टॉप. फाइन. एक बात सिंपल सी है, खुद सोचना. when I can institute the suit, when I am competent to institute the suit, can I institute the suit without signing and verifying the plaint and vakalanama? Obviously I cannot do that.
जब मैं स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी आप लोगों को बढ़ाऊंगी और मैं आपको दिखाऊंगी कि कई बार कंपनीज हु अपॉइंट सर्टेन पीपल एंड जीपीए आल्सो जनरल पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू भी कई बार ये होता है कि दे अपॉइंट वन ऑफ देयर डायरेक्टर्स टू डू एवरी टू बेसिकली गो बिफोर द कोर्ट एंड रिप्रेजेंट देम इन एवरी मैटर। सो उनके पास दोनों पावर होती है कि कंपनी के बिहाफ पर वो केस फाइल भी कर सकते हैं और अगर कंपनी के अगेंस्ट कोई केस होता है तो वो डिफेंड भी कर सकते हैं। तो कंपनीज उनको यूजुअली जनरल पावर ऑफ अटर्नी से अपॉइंट कर देती हैं। अगर किसी स्पेसिफिक केस के लिए अपॉइंट करना है तो उस केस में हम उनको अपॉइंट करते हैं थ्रू स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी। कई बार शेयर होल्डर्स में जो रेजोल्यूशन है उसके बेसिस पर भी हो सकता है, किसी मीटिंग का जो रेजोल्यूशन है कंपनी के उसके बेसिस पे भी पावर कन्फर की जा सकती है दैट अ पर्टिकुलर डायरेक्टर विल रिप्रेजेंट द कंपनी इन दीस पर्टिकुलर केसेस बिफोर द कोर्ट। From litigation point of view, I will suggest you whenever there is a company in picture who is your client or you are approaching against a company, ठीक है, आप you are filing against a company, then in that particular regard, जब आप against the company जा रहे हैं आपको नहीं पता उनको authorized representative कौन है। अगर आपको पता है तो set out the details। जैसे यहाँ पर defendant के यहाँ पर लिखा हुआ है defendant is also a company through its directorship. I may know about these details, I may be unaware about these details, so I will file the suit against the company. So against the defendant आपको नहीं पता हो, but whenever your client is one of the company and you're filing a claim on their behalf, then please remember you should always tell the court as to how this particular director is empowered to institute the suit. It can be through a power of attorney, it can be through a resolution which was passed in some of the meeting of the shareholders, or it may be a resolution which was passed otherwise in any of the meeting, or through an agreement as well. कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट पिक्चर में होगा जरूर जिस वजह से वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे। और ये आपको दिखेगा कि मैं आपको केसेस और बता देती हूँ, अगर कोई बैंक मैटर्स कभी किसी ने देखे हो तो बैंक के बिहाफ पे हमेशा उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव आते हैं जिनको आप कहते हो एआर्स, ठीक है। कोर्ट के सामने अगर वो एआर फॉर एग्जांपल जो उनके साथ जो उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक के साथ जो एआर जुड़ा हुआ था उसने जॉब छोड़ दिया और कोई और एआर आया उस पर्टिकुलर केस में, कोर्ट तब तक उनका प्रेजेंस रिकॉर्ड नहीं करेगी जब तक कोर्ट के पास कोई डॉक्यूमेंट ना हो दैट दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एम्पावर्ड टू हैंडल दिस पर्टिकुलर केस। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन हो जाता है कि आप लिटिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखें कि आप हमेशा बताएंगे कि किस डॉक्यूमेंट के बेसिस पर ये दिस पर्टिकुलर पर्सन इज एम्पावर्ड टू कम बिफोर द कोर्ट एंड फाइल और इंस्टीट्यूट दिस पर्टिकुलर क्लियर। By AR you mean advocate on record only or नहीं बेटा AOR होता है वो तो हाँ वो AOR होता है तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनीज कंसर्न। आपको अगर बैंक मैटर्स देखते हो तो बैंक मैटर्स में सो फॉर एग्जांपल लोन डिफॉल्ट हो गया या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिससे आपने लोन उठाया, जो लोन प्रोवाइडिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे आपने लोन उठाया, तो उनके केसेस में कोई ऐसा थोड़ी ना है कि कोई उनका बॉस वगैरह उठ कर आ रहा है या मोस्ट हाईएस्ट पोस्ट पे कोई बैठा है वो उठ के आते हैं। इट इज बेसिकली देयर लीगल टीम जो इन हाउस काउंसिल्स होते हैं, इसी बेसिस पर आप इन हाउस काउंसिल के भी कॉन्सेप्ट को समझ लो। जो इन हाउस काउंसिल्स होते हैं ना यूजुअली वो ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, ठीक है, उनको एम्पावर कर देती है कंपनी कि आप ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हो हमारे, कोई भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होगी तो आप क्या करोगे, आप कंपनी के बिहाफ पर रिप्रेजेंट करोगे और आप साइन करोगे जितनी भी वकालतनामा या पिटिशन साइन करनी है या इंटरन एप्लीकेशन साइन करनी है। तो कई बार डायरेक्टर्स को भी किया जाता है, कई बार इन हाउस काउंसिल को भी किया जाता है। सो एक तरह से ये लगा लो जितने भी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, सो अगर आप किसी एक बैंक में काम कर रहे हो और आप उनकी लीगल टीम में तो वो आपको ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं कि आप एक एक्शन ले सकते हो बैंक के बिहाफ। ओके मैम, थैंक यू। सेटलमेंट रिकॉर्ड करेगा, अब बैंक के बिहाफ पे कौन सेटलमेंट रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, कौन उनके बिहाफ पर बोलेगा कोर्ट को दैट फाइनली ना बैंक इज विलिंग टू सेटल दिस मैटर एट रुपीस दिस मच। सो कोर्ट को कोई ना कोई तो ये चाहिए ना कि आपके पास कोई तो डॉक्यूमेंट हो जिससे ये प्रूव कर पाओ दैट द बैंक हैज ड्यूली अपॉइंटेड यू टू सेटल दिस मैटर। तो इस वजह से जनरल पावर ऑफ अटॉर्नीज के थ्रू ये पावर दी जाती है। और इसी बेसिस पर एक चीज मैं और आप लोगों को कहूंगी, वकालतनामा एक बार अगर कि आपके पास एक्सेस है तो अच्छी बात है, नहीं एक्सेस है तो मुझे बताना, मैं कोशिश करूंगी इन अ वीक। अभी तो मेरे पास कोई फाइल नहीं है एट माय मदर्स हाउस, बट व्हेन आई गो बैक टू माय हाउस देन आई विल लेट यू नो दैट वकालतनामा की मैं कॉपी आप लोगों को भेजूंगी, ठीक है। सो उसमें आप पढ़ो, उसको भी देखना कि वकालतनामा जो है, कभी किसी ने सोचा है कि वकालतनामा के थ्रू क्या क्या पावर्स जो होती हैं वो एक एडवोकेट को जाती हैं।
और क्या वकालतनामा इज अ पावर ऑफ अटर्नी और नॉट, ठीक है। इस चीज को एक बार असेस जरूर करना, बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग फेसेट है, बिकॉज आपको दिखेगा कि आप वकालतनामा भी साइन कर रहे हो, आपको जो क्लाइंट है वो वकालतनामा आपको आपका नाम जाता है वकालतनामा पे, और जो पहला स्टेप होता है कि क्लाइंट जब आपको एक तरह से हायर इज नॉट अ राइट वर्ड टू डू इट, बट व्हेन दे गिव अ केस टू यू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द फर्स्ट थिंग दैट यू आस्क देम टू साइन अ वकालतनामा। तो कभी उसको देखा है कि उसमें क्या क्या लिखा होता है, उसको एक बार पढ़ने की कोशिश करो, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू शुड नो। और कई चीजें आपको दिखेंगी गड़बड़ भी स्टेटेड होती थी पहले, अब वो रेक्टिफाई हो गई हैं, तो पहले कई चीजें उसमें गड़बड़ भी स्टेट की जाती है। तो इसी वजह से मेरा ये मानना है कि इसमें जो वर्ड्स यूज है आपके केस मैथ में, plaintiff is a duly constituted attorney, so you can simply say plaintiff is an attorney of the plaintiff. Oh sorry, P, Mr. P is the attorney of the plaintiff and is authorized to institute this suit on behalf of the plaintiff by virtue of a power of attorney or by virtue of a board resolution or by virtue of a particular agreement if there is any. आगे बात समझ क्लियर हो गया? What you do is I will tell you about the paragraphs. अब मैं पैराग्राफ आपको नरेट करती जा रही हूँ। अब कल सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चन दिया है उस प्रीमाइस पर आप सब फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेंटिफ, सेकंड पैराग्राफ लिखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द डिपेंडेंट, और जितना मैं अभी तक डिस्कस कर पाऊँ, मैं सेक्शन ए में फोर्थ पैराग्राफ तक पहुंच चुके हैं, आपके साथ मोस्ट प्रॉब्ली फोर्थ पैराग्राफ तक पहुंच जाऊंगी। ये चारों पैराग्राफ कल लिख कर आएंगे और हम डिस्कस करेंगे। दिस इज द वे वी विल डिस्कस अ ड्राफ्ट। पहला ड्राफ्ट अगर आप लोगों को अच्छी समझ में आ गया ना, आगे मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी ना आप लोगों को प्रॉब्लम, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, which as per us should be introduction of the defendant. Now, out here it is written the defendant is a company incorporated under the Companies Act having their registered office at this चंडीगढ़। अब ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो गया, यहाँ पर हमने रजिस्टर्ड ऑफिस दिल्ली दिखाया, यहाँ पे चंडीगढ़, सो इसको चेंज कर लीजिएगा, ये एक गलत लिखा गया है, आई थिंक मिस अपॉन हो गया while editing the same, ठीक है। सो इसको आप चेंज कर सकते हैं, बट हमारे केस जो हमारे को दिया गया है, जो मैंने आप लोगों को दिया है, उसमें डिपेंडेंट इज एन इंडिविजुअल। सो हाउ डू आई गो अबाउट राइटिंग इट? आई कैन सिंपली से दैट द डिपेंडेंट Mr. Suresh Jain, or I can simply say that the defendant is residing at or is a resident of, ऐसे करके बस उनका एड्रेस बता दो, where he is residing, this much is enough for this particular purpose, for the purpose of the जो फैक्ट्स आपके दिए हैं उसके बेसिस पर इतना इंट्रोडक्शन इनफ रहेगा। अब इस चीज को दोबारा से अच्छे से समझेंगे। कई केसेस में इंट्रोडक्शन में एज और ऑक्यूपेशन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑक्यूपेशन हो, प्रोफेशन हो, बिजनेसमैन हो, वो एक अलग चीज है, बट ऑक्यूपेशन जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाती है कई मैटर्स में। सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ पर्सन who is doing a particular work whereby he has a good social standing and he can easily get the pressure exerted from the police. So let's say आपका केस जो है आप फाइल जो कर रहे हो वो अगेंस्ट सम नेता है, ठीक है, कोई पॉलिटिशियन है, तो आप लोगों को पता है कि दे कैन समवेयर और द अदर गेट सम influence done from the police end or from the other people in the society, और कहीं ना कहीं वो जो फैक्ट है हमारे लिए वो मटेरियल फैक्ट हो जाता है कि वो मेरे को धमका रहा है एंड ऑल। वो मैंने कभी कहा कि जो फैक्चुअल सिनेरियो है उस पर डिपेंड करता है। सो उस केस में हम ऊपर जब यहाँ पर लिख रहे हैं, टाइटल की बात करूं तो यहाँ पर हम उनकी एज वगैरह नहीं लिख रहे, ना उनका ऑक्यूपेशन लिख रहे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है उनका एज या ऑक्यूपेशन विल ऑल्सो be something that the court should be aware about, or you may have to take recourse to that later on in the draft कि भाई किसी और पैराग्राफ में मुझे मेंशन करना पड़ेगा। तो यही होगा कि at the outset only in the introductory paragraph you write about their occupation, else it's not a mandate. So as per the present जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसके प्रीमाइस पर अगर मैं बोलूं तो आप सिंपली लिख सकते हैं that the defendant Mr. Suresh Jain is presently residing at, ठीक है। दिस इज इनफ एज अ इंट्रोडक्शन। क्लियर इतना समझ में आ गया? अब आते हैं उसके बाद आप लोगों को पता है जब मैंने आपको बॉडी ऑफ द प्लेन में बताया था तो मैंने कंपोनेंट्स बताए थे। तो पहला बताया था इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेंटिफ एंड द डिफेंडेंट, एंड द सेकंड थिंग वाज डिमांड और रिफ्यूजल और द फैक्ट्स by virtue of which cause of action will occur. Now tell me, looking at the facts which I gave to you, on that premise, what will be your next paragraph? How will you introduce this complete cause of action to the court? Yes, please, anyone?
Anyone who would like to comment over it? मैम सॉरी, लाइक यू सेड कि आपने जो क्वेश्चन हमें दिया वो क्वेश्चन कहाँ पे एग्जैक्टली मुझे मिल नहीं रहा। बेटा वो उसमें दिया, मैंने अपलोड कर रखा है गूगल क्लासरूम। गूगल क्लासरूम पे अपलोडेड है, जो फाइल है ऑर्डर 37 की, उसमें लास्ट में वो क्वेश्चन अपलोडेड है। ओके ओके, थैंक यू मैम। Surinder is saying, in application we write respected sir and madam. Where you have seen that? मैम ये रिसेंट मैम हुआ है मेरे साथ, खाली मैडम लिख दिया था और वो जज साहब नाराज हो गई थी, बोला आपने रेस्पेक्टेड क्यों नहीं लिखा। रिस्पेक्टेड वाली बात नहीं है, ये तो स्टूपिडिटी की चीजें होती हैं। मैम जस्ट यूजुअली वैसे सर या मैडम लिखते हैं एप्लीकेशन में। नहीं, उसमें भी मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड ही लिखा करो, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड या मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोड। एप्लीकेशन में भी वही फॉलो करना चाहिए। सिंपल एक फॉर्मेट है, कहीं पर वैसा नहीं लिखा हुआ कि एप्लीकेशन का फॉर्मेट कुछ और होना चाहिए। तो एप्लीकेशन अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, उसमें भी हम यही फॉलो करते हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड, मोस्ट रिस्पेक्टफुली शोड, व्हाटएवर यू वांट टू डू, ठीक है, व्हाटएवर यू वांट टू फॉलो। नोवेयर यू शुड राइट रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैम, बिकॉज आप लोगों को इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पता है कि अभी तक तो हमारे कोर्ट्स ही रिलक्टेंट थे that they don't want to even be, they want to be called as ladyship and lordship, ठीक है, वो लोग योर ऑनर से भी खुश नहीं है। तो अब एक चेंज आया, मूवमेंट ही चल रही है कि जहाँ पर कई बार कोर्ट्स ने बोला, बट अगेन यू विल सी जब मैटर अभी ड्यूरिंग पैंडेमिक ओनली सीजीआई के सामने अपीयर हुए और उन्होंने योर ऑनर बोला rather than calling your lordship, so there was some मतलब certain views were exchanged on that particular thing as well. So I don't think it's a right thing to do. I will always suggest you, whether you are before district court, whether you are before high court, whether you are before supreme court, you should always address the judge sitting out there properly. It can be sir and ma'am as well, because there are certain judges who have gone on record and stated we don't mind being referred to as sir and ma'am. It is just that we want that एक जो respect है institution की वो maintain रहे। So आप किस तरीके से कहते हैं, so इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है सुरेंद्र की एप्लीकेशन में रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम जाता है, इसमें भी हम मोस्ट रिस्पेक्टफुली सबमिटेड ही लिखते हैं, we don't write anything else. Abhishek, what is your question? How does one, Abhishek, what are you writing? Ma'am, I'm just saying that it has to be a flowery language. Like, Why? like you propose to a girl, you do it like a Romeo. Same in the court, you have to please the judge. And I don't agree with that. That should be the case, but that's how it has been. That's So you have, and that's why we have to write show in instead of just submitted. That's what I did. That's what I said to you at that point of time as well when I was discussing with you the general rule of drafting, that there's no point being showy. What will you achieve? If the relief has to be given, at least has to be given. If the relief, and I'm telling you, things will change. Now when I see my students sitting on the bench, again, I have like now 10-15 students specifically. LC2 में मेरे को 2 साल हुए हैं, so इतना कोई वो नहीं है, but CLC में ऐसे I know 10 students of mine, those who are now in Delhi Judiciary, leave apart the other. I am telling you, I know about their nature. Maybe, I know, I am not sure they will develop it otherwise. But as far as the updates that I get from my friends, those who appear before them, I am telling you that these days the judges are also not those who are looking for showy language. So if you see पूरा का पूरा जो ड्रास्टिक चेंज जजमेंट राइटिंग में भी आ रहा है आज की डेट में। अब मैंने पीछे एक जजमेंट देखी जहाँ पर जस्टिस इंदु मल्होत्रा की आई थिंक जजमेंट है, मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। उसमें आई एम नॉट वेरी श्योर बट जहाँ तक आई एम एबल टू रिकॉल, उसमें आज की डेट में जजेस ने क्या कर दिया, इंडेक्स बनाना स्टार्ट कर दिया, that on this page we have addressed this question, on this page we have addressed this question. Tell me people are why they are doing that, because it becomes, the judgment becomes more readable to a reader, to even a lawyer. Judgment तो यार layman पढ़ने से रहे, judgment तो usually law students पढ़ेंगे, lawyers पढ़ेंगे या judges खुद पढ़ेंगे, anyone who is attached with law will read that particular judgment. ठीक है, so अब बताओ ये जब चीजें चेंज हो रही है, and I'm telling you that there are so many judges, those who won't ever prefer any showy language, when they are willing to accept this, that fine enough, we are okay with the fact that you call us sir and ma'am rather than call us your ladyship, your lordship. Ma'am, in fact, why not just call judge? I mean, judge, like officer, we can call an officer an officer. We can call the judge a judge. That's all. वही बात है कि अब आप किस तरीके से उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बोलते हैं। अब हिंदी में अगर मैं देखूं, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, कई लॉयर्स हैं जो हिंदी में आर्गुमेंट करते हैं तो वो जज साहब बोलते हैं, ठीक है, वो जज साहब बार बार जज साहब ऐसे बोलते हैं। तो अब यही है, ये तो
ये डिफर करेगा, अप्रोच है ये आप लोगों की कि आप किस तरीके से उनको बुलाना चाहे। बस मेरे को यही पता है कि हर बार अपने आप को कंडक्ट ऐसा करे दैट यू रिस्पेक्ट द इंस्टीट्यूशन फर्स्ट, ठीक है, इंस्टीट्यूशन की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैम बाकी मेरे को एक शोरी बात Ma'am, and eventually, and ma'am, eventually, eventually, eventually it comes down to that as a lawyer, we want to best protect the interest of our client. And if calling the judge as lordship helps in doing that, we don't mind doing that. So that's why all of us end up doing this anyway. I agree with you that this is We're not going to prove our point by not writing most respectfully sure. So we'll end up writing it like this only, and that's how it has been continuing for so long. in agreement with you on this aspect. I always tell my students whenever I used to teach professional ethics, and at that point of time we do talk about duty towards court and other things as well. So वहाँ पर भी ये चीज मैं उठाती हूँ कि your lordship या ये सब जो words हैं यूज होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो तब भी मैं यही बोलती हूँ कि the most important thing that a lawyer should always inculcate is read the judge, ठीक है, you need to read the judge, and how can you do that? Spend some time in their court, see how they react to things. कई जजेस हैं, अब मैं आपको साफ बता रही हूँ, कई जजेस हैं उनको बिल्कुल मैटर नहीं करता कि उनके सामने कौन सा एडवोकेट खड़ा है, दे विल बी सेम विद एवरीवन, ठीक है, ऐसे बहुत कम जजेस हैं, बट आई हैव सीन दोस टाइप ऑफ जजेस आल्सो एग्जिस्टिंग इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एज वेल। उनको मैटर नहीं करता कि उनके सामने कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, वो सबसे उसी तरीके से बात करते हैं, ठीक है। बट आपको लगता है कि एक जज है जो भाई शोरी लैंग्वेज यूज करूंगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, आई विल सजेस्ट यू टू गो अहेड एंड डू दैट, एंड दैट यू कैन do only when you are aware about it before which judge you are gonna present it, ठीक है। सो वैरी करेगा, बट मैं तब भी इसी बात में बिलीव करती हूँ और करती रहूंगी कि शोई लैंग्वेज से कुछ नहीं मिलता। एट लास्ट कोर्ट आपकी शोई लैंग्वेज के बेसिस पे रिलीफ नहीं दे रहा, आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है, आपके आर्ग्यूमेंट्स कितने स्ट्रॉन्ग है, उसके बेसिस पे आपको रिलीफ मिलेगी। तो आप इंडल्ज करना चाहते हैं उसमें तो आप करें, नहीं करना चाहते तो वो आपकी विश, दैट विल डिपेंड अपॉन। I think that's the difference between like that's like you said कि हर जज का अलग होता है, रीड करना होता है। That's the difference between कि realistically क्या हो रहा है और idealistically क्या होना चाहिए। You know, ideally कोई flowery language नहीं होना चाहिए। It should be facts and cases and arguments. But like you said, क्योंकि I remember जब हम first year में थे, so there was a student from NC1 who filed in Delhi High Court for some motor vehicle related things. तो तब भी सर ने बोला था and he shared his experience. You know, किस जज के सामने present करना है, किस मतलब कौन से जज के सामने कौन सुनेगा, कौन एंटरटेन करेगा, कौन रिसेप्टिव है, तो सब चीजें देख के प्रेजेंट करना पड़ता है और अपने आर्गुमेंट को होल्ड करना पड़ता है। बिल्कुल, अब कई जजेस हैं जो आपको आर्गुमेंट के लिए कहेंगे आई वांट यू टू वाइंड अप इन हाफ एन आवर, सम जजेस विल सिट फॉर अ व्हाइल, दे विल लिसन टू योर आर्गुमेंट्स, दे विल हियर इट आउट प्रॉपर्ली, वो अब डिपेंड करता है। वही मैंने कहा कि हर एक जज एक तरीके का नहीं हो सकता, बट बार अब जिस तरह से बार में चेंजेस आ रहे हैं उसी तरह से बेंच में भी चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये आप देखोगे वो चेंजेस तभी आएंगे जब हम थोड़ा सा इस प्रोफेशन को एक तरह से, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रोल है, सी डोंट टेक इट एज अदरवाइज कि भाई मैम ने इतना क्रिटिसाइज कर दिया बार काउंसिल को, बट प्लीज क्या कहते हैं, ये याद रखें आप लोग कि कहीं ना कहीं एक कंट्रोल जब बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ज्यादा रहे कि कौन किसको एनरोलमेंट दे रहे हैं, वो किसको नहीं दे रहे हैं, वो सब चीजें अगर सुधरे तो बार सुधरेगा, अपने आप बेंच भी सुधर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अभी भी क्या है कि बार में इतनी ज्यादा गुंडागर्दी है जिस वजह से बेंच पे जो बैठते हैं वो लोग डर कर बैठते हैं, बिकॉज ट्रांसफर्स होती हैं उस बेसिस पर। मैं आपको कैटेगरिकली बता रही हूँ कि डिस्ट्रिक्ट जजेस में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो जजेस बैठे हैं, सिविल जज हो गए, आपके एमएम्स हो गए, उन लोगों को इतना खतरा रहता है बार मेंबर से कि कोई कंप्लेंट ना फाइल कर दे, कोई ऐसे कुछ ना कह दे, कोई वैसे कुछ ना कह दे, सो दे कंडक्ट देमसेल्फ इन दैट पर्टिकुलर रिगार्ड, ठीक है। सो इस वजह से कहीं ना कहीं वो एक चेंज जो लाना चाहते हैं वो लेकर नहीं आ पा रहे, क्योंकि सीनियर बार मेंबर से उनको डर है। वरना आपको दिखेगा कि देयर आर सर्टेन लॉयर्स, सॉरी देयर आर सर्टेन जजेस जो एडजर्नमेंट नहीं देते। तो आप एक सीनियर लॉ जजेस देख लीजिए जो इजी हैं ऑन द बार, दे विल गिव यू एडजर्नमेंट्स एंड स्टफ लाइक दैट, एंड देयर आर अदर्स हु आर नॉट दैट इजी, so it will vary. So again I will say that please develop this habit, whatever I say is something that I say for the benefit, ठीक है। वो आपको जज करना है कि आपके बेनिफिट के लिए जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके बेनिफिट के लिए क्या काम आ रहा है, उस हिसाब से आपको अपने आप को ढालना है। अगर आपका सीनियर आपको बोलता है नहीं बॉस मेरे चेंबर से ऐसे ही जाता है, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा। आप क्या
कह सकते हो उनको नहीं सर नहीं ऐसे करना चाहिए, मैंने लॉ स्कूल में ये सीखा है, ऐसा नहीं है. सो यू हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ टू सर्कमस्टेंसेस. वो डिपेंड करेगा as per the court in which you practice. Surendra, as you rightly pointed out, in Hindi some people do call them as janab as well, and that can be. ठीक है? Okay. मैम जो आप कह रहे थे ना एप्लीकेशन में रेस्पेक्टली सर और मैडम, तो मेरे जो सीनियर थे जिनके पास भी इंटर्न में था, तो उन्होंने कहा भाई तुम यही लिखो, क्योंकि हमारे जज साहब जो है नाराज हो जाते हैं, इसलिए लिखो इसको, हमें अपने क्लाइंट का काम करवाना है. अब बस वही मैं कह रही हूँ ना कि वो ये प्रॉब्लम है. तो वो आप नहीं चेंज कर सकते. वो जब आप इंडिविजुअल एज अ लॉयर आप प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, तो उस पर डिपेंड करता है. सिंपल सी बात. ठीक है, चलिए अटेंडेंस अब आगे की फिर चर्चा कल क्लास में स्टार्ट करते हैं. पहले 2 पैराग्राफ लिखा ना डिपेंडेंट का. मैम यू डिडंट आंसर्ड माय क्वेश्चन. क्या बेटा क्या क्वेश्चन था? बोल. मैंने पढ़ा नहीं होगा, मिस अपॉन कर दिया होगा. बोलो मैम. और 7 कैंडिडेट तो मैकेनिज इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं हम. इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं. इंटरेस्ट इज नॉट अ पेनल्टी बेटा. Okay. इंटरेस्ट इज नॉट अ पेनल्टी. पेनल्टी इज बेसिकली जो पेनल्टी आपकी किसी एक्ट के अंडर लगती है, उस पेनल्टी को रिकवर करने के लिए. अगर आपने कॉम्पिटिशन एक्ट पढ़ा है बेटा, तो आपको पता होगा कि सीसीआई उस पेनल्टी लगाता है, उसमें उसको रिकवरी के लिए ऑर्डर 37 का सूट नहीं फाइल. Okay. Interest is a different thing. Interest is a different thing that for committing a default as per the agreement it is stated. Plus जब मैं आपको प्रेयर कोर्ट किस हद तक ग्रांट कर सकता है, उसके रिलेशन में क्या प्रोविजन है सीपीसी में, कॉस्ट की बारे में भी मैं बात करूँगी. डोंट वरी अबाउट. Okay, ma'am. Thank you. Okay. Attendance, please.